दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वह है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो आप किताब में देखेंगे तो भारत के राष्ट्रपति का कार्य, अधिकार, कर्तव्य हम लोग 9वीं कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं। आई डोंट नीड एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑन दिस सब्जेक्ट। ठीक है, हमारा काम नहीं है, वो सबको मालूम है कि एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, जुडिशियल पावर है, ये सारे पावर्स हैं, इमरजेंसी पावर्स हैं। हालांकि इमरजेंसी पावर एक बहुत ही विस्तारित रूप से है, उसके बारे में हम अलग से आपको बताएंगे, इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन जो जनरल है, लेकिन आपको यह मालूम होना चाहिए कि प्रेसिडेंट इज ओनली द नॉमिनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, ही इज द फिगर हेड, ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, वो एक सेरेमोनियल पद है, लाइक द ब्रिटिश क्वीन और किंग। ठीक है, रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट मेंबर्स हु एंजॉयज द रियल पावर। असली जो पावर है वो सत्ता का संचालन कहाँ से होता है? प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा। और राष्ट्रपति जो है उनके आर्टिकल 74 के हिसाब से 74 के हिसाब से राष्ट्रपति उनके एडवाइस को मानने के लिए बाध्य है। ठीक है, अब आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। अगर आपको ये लगता है, राष्ट्रपति को ये लगता है कि कोई भी जो कानून पास किया गया है या जो एग्जीक्यूटिव के द्वारा जो कोई निर्णय लिए गए हैं वो समीचीन नहीं हैं, तो वो एक बार रिकंसिडरेशन के लिए कैबिनेट के पास में भेज सकता है। लेकिन उसके बाद अगर कैबिनेट ज्यों के त्यों बिना अमेंडमेंट किए हुए, राष्ट्रपति के सुझाव को बिना माने हुए वैसे के वैसे उस प्रपोजल को राष्ट्रपति के पास में भेज देता है, तो इन दैट सिचुएशन व्हाट विल हैपन? राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल हैव टू साइन ओवर इट। ही हैज नो चॉइस एट ऑल। ठीक है, तो ये सब दोस्तों आप जानते हैं। मेन क्या है? हाउ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड। तो इसमें एक इलेक्टोरल बॉडी का निर्माण होता है। इलेक्टोरल बॉडी, निर्वाचक मंडल, ये इलेक्टोरल बॉडी में कौन कौन सदस्य होते हैं? द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड सेकंड में इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबलीज एंड यूनियन टेरिटरीज। ये बात ध्यान में रखने के, यूनियन टेरिटरीज आप जानते हैं कि यूनियन टेरिटरी हिंदुस्तान में कितने हैं? एक सेकंड, दमन एंड दीव, इसको बोलते हैं केंद्र प्रशासित क्षेत्र। ठीक है, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दमन, दीव, अंडमान निकोबार, JNK एंड लद्दाख। अब इसमें जो दिल्ली है वहां पर स्टेट असेंबली है। ठीक है, केजरीवाल मुख्यमंत्री है ना, और असेंबली है। और दूसरी जगह कहाँ है? पुडुचेरी में। और तीसरी जगह कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ये तो पहले ही से रहा है। ये 3 जगह है जो केंद्र प्रशासित क्षेत्र जो हैं, उसमें 3 जगह जो है वो स्टेट असेंबलीज है। और वहाँ पर जो चुनाव होते हैं उसमें MLA चुने जाते हैं, जैसे राज्यों में चुने जाते हैं। तो ये जो जहाँ जहाँ असेंबली है उसके जो MLAs हैं वो भी लोक राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे। ठीक है, लेकिन जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा केंद्र प्रशासित क्षेत्र का नियंत्रण होता है, जैसे कि चंडीगढ़ है, तो वहाँ पर कोई असेंबली नहीं है उनका। ठीक है, और या लक्षद्वीप है या अंडमान निकोबार, ये यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से, ये मैक्सिमम जगह जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर या कमिश्नर कह सकते हैं आप, और दिल्ली के जो हेड होता है उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर असेंबली है, उन तीनों जो केंद्र प्रशासित क्षेत्र हैं उसके मेंबर्स राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। ठीक है, और राज्यों के जो विधानसभा के जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो भाग ले सकते हैं, और साथ साथ लोकसभा और राज्यसभा के जो
सदस्य हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो भी भाग ले सकते हैं। माने दे आर द पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज। अब दोस्तों इसमें आगे एक पॉइंट क्या है, एक बात आपको ध्यान में रखना होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में नॉमिनेटेड मेंबर भाग नहीं लेते हैं। जैसे राज्यसभा में आपने देखा होगा कि 12 मेंबर जो होते हैं, 12 मेंबर्स, वो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, जो उसका कि मनोनयन जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जिनने साइंस आर्ट्स में ज़्यादा योग्यता हासिल किया हुआ। और स्पोर्ट्स में जैसे आपने देखा होगा कि तेंदुलकर को राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया था, या रेखा को राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया, या उसके पहले लता मंगेशकर को राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया। ठीक है, तो जो साइंस में और जो आर्ट्स में या सोशल सर्विस के मामले में जिन्होंने बहुत ज़्यादा ख्यात अर्जन किया है, उसके लिए 12 सदस्य का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। बट दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वे चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं क्योंकि दे आर नॉमिनेटेड मेंबर्स। या पहले जो एंग्लो इंडियंस का प्रावधान था 2 मेंबर का, वो भी नहीं, अब तो खत्म हो गया, अब वो भी जो है नहीं ले सकते थे। अब क्लियर है पॉइंट। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं राज्यों में, आप देखेंगे कि कम से कम 5-6 राज्य में, अभी जम्मू कश्मीर में भी जब वो राज्य था तो उसको मिलाकर के 6 राज्यों में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल था हिंदुस्तान में। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो सदस्य होते हैं, जिसको काउंसिलर कहा जाता है, वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा तो क्या होगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो नॉमिनेटेड मेंबर हो या इलेक्टेड मेंबर हो राज्यसभा के और लोकसभा के, वो चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन स्टेट असेंबली के जो मेंबर हैं वो चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको? क्यों भाई, आपको समझ में आ रहा है हिंदी मीडियम है? मैं तो ऐसा कोई भी बात नहीं बोल रहा हूं जिसमें कि मतलब जो है, अब तो बड़ा मुश्किल काम है यार। अगर आपको समझ में नहीं आया तो तत्काल बताइए कि हमको ये समझ में नहीं आया। मैंने उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। मुझे हिंदी में व्याख्या करने में बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने हिंदी को साथ में रखा है। अगर मेरे को, नहीं तो मैं टोटल इंग्लिश मीडियम पर ही पढ़ाता, और उसमें मुझे ज़्यादा आसानी होती है क्योंकि मुझे बहुत बार हिंदी में रेपिटेशन करना होता है। लेकिन उसके लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज आई वांट मैक्सिमम हैप्पीनेस टू द मैक्सिमम नंबर्स। अधिक से अधिक लोगों को खुशियां मिले, दैट इज माय मोटो। और वो हिंदी भाषी लोग ज़्यादा से ज़्यादा हैं हिंदुस्तान में, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसका फ़ायदा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। एंड दैट्स वाई हमने बाइलिंगुअल का प्रावधान किया हुआ है, ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम बोथ स्ट्रीम ऑफ स्टूडेंट्स शुड टेक बेनिफिट आउट ऑफ मी। ठीक है, और कोई पॉइंट किसी को कुछ पूछना है? क्लियर है? थैंक यू। अब राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किसी व्यक्ति को क्या क्या योग्यता होना चाहिए, ये पहला पॉइंट है। तो अब पहला होगा सिटीजन ऑफ इंडिया, जो मैंने आपको कहा। दूसरा पॉइंट क्या है, नॉट लेस देन 35 ईयर्स एज, 35 वर्ष का उम्र होना चाहिए। तो तीसरा पॉइंट क्या है, हाँ, ये साउंड माइंड का होना चाहिए, और दिवालिया नहीं होना चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा कानूनी या क्रिमिनल केस उस पर नहीं होना चाहिए जिसमें कि उसको हेलो उसमें उसे सजा उसमें उसको सजा मिल गया हो, ठीक है, 2 वर्ष से ज़्यादा। ठीक है, वीडियो नहीं आ रहा है? नहीं, उस समय में 2 मिनट के 30 सेकंड की लाइट चला गया था। अच्छा, अब आ गया है।
ही मस्ट नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए जब वो चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हुआ है। अब जैसे कि मान लीजिए कोई सरकारी अधिकारी है, तो अगर वो राष्ट्रपति के चुनाव में लड़ना चाहता है तो उसे क्या करना होगा, पहले इस्तीफा देना होगा, एंड देयर आफ्टर वो चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई राष्ट्रपति ऑलरेडी है या उपराष्ट्रपति है या उसके अलावा मिनिस्टर है किसी राज्य में या केंद्र में, या प्रधानमंत्री है या स्पीकर है, तो वो अगर राष्ट्रपति बनना चाहता है तो इन दैट सिचुएशन उसको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। अगर वो निर्वाचित हो जाता है तो ऑटोमेटिक जो उसका पहला पद जो था दैट विल ऑटोमेटिकली सीज, खत्म हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। एक और जो अभी 1997 में प्रावधान किया गया है, और वो क्या है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए यदि आप नामांकन भरेंगे तो कम से कम 50 प्रस्तावक प्रपोजर और 50 सेकेंडर माने समर्थक होना चाहिए। ऐसा क्यों प्रपोजल उन्होंने दिया, ऐसा नियम क्यों बनाया, वाई बताइए आप। प्रपोजल नहीं, प्रस्तावक, मैं हिंदी में बोल रहा हूं। 50 प्रस्ताव 1997 में उन्होंने नियम बनाया पार्लियामेंट ने कि अब जो राष्ट्रपति के लिए जो चुनाव होगा उसमें अगर कोई अभ्यर्थी खड़ा होता है तो इन दैट सिचुएशन उसे 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक सेकेंडर होना जरूरी है। और वो जो प्रस्तावक और समर्थक होंगे वो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर होंगे। और इलेक्टोरल कॉलेज कौन कौन सा है इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में, लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव इलेक्टेड मेंबर्स एंड विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर एमएलएज, इसी में से होना चाहिए। ये इस प्रकार का प्रस्ताव क्यों दिया गया। नंबर ऑफ कैंडिडेट क्या है कि हर आदमी राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो जाता था। वो एक तो धरती पकड़ था, वो सब जगह चुनाव, वो तो मर गए अब, लेकिन वो निचले पद से लेकर के माने काउंसिलर के पद से लेकर राष्ट्रपति के चुनाव में लड़ता था, उसका सगल हो गया था। तो इस तरह के बहुत सारे जो नॉन सीरियस लोग थे वो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सेदारी कर लेते थे। अब उसे बचने के लिए उन्होंने क्या किया कि कहा कि नहीं, 50 जो प्रस्तावक है और 50 समर्थक नॉमिनेशन पेपर के साथ में उसका नाम होना चाहिए। और ये जो प्रस्तावक और समर्थक होगा वो क्या होगा, किसी लोकसभा और राज्यसभा तथा विधानसभाओं के एमएलए हैं जो निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं उसी में से होना चाहिए। ये नहीं कि हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति को पकड़ लिए 10-20 लोगों को। राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है उसका प्रक्रिया क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब इसका हिंदी में रूपांतर करेंगे, एकल संक्रमणीय, एकल सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का हिंदी होगा एकल संक्रमणीय विधि द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व। यह है हिंदी, थोड़ा क्लिष्ट है लेकिन हिंदी है। आता है कि नहीं हिंदी हमको? ऐसा नहीं है। आपको मैं बता दूं कि मैं बीए तक हिंदी मीडियम का ही स्टूडेंट था। एक बार मुझे गुस्सा चढ़ा कि जब मैं पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत सब संत माइकल और कहाँ से पढ़ के आए तो बहुत तेज़ तरह अंग्रेजी बोलते थे। तो मैंने उसको चैलेंज के रूप में लिया।
एंड देन आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश, यू नो। फिर मैंने एमए में एग्जामिनेशन इंग्लिश मीडियम से ही दिया, ठीक है, और फिर यूपीएससी और सारे कंपटीशन एग्जामिनेशन मैंने इंग्लिश में ही दिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, इंग्लिश और हिंदी में कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। आपको मेन बात यह है कि आपको सब्जेक्ट मैटर का ज्ञान होना चाहिए। आप तेलुगु में भी बढ़िया से बोल सकते हो, लिख सकते हो, बशर्ते आपको मान लो अंग्रेजी आता है लेकिन आपको पद्धति मालूम ही नहीं है इसका, तो क्या होगा, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अंग्रेजी जानना जरूरी है क्योंकि अंग्रेजी के जो स्कोप है बहुत ही वाइडर हैं। हिंदी में क्या क्या, जैसे आप इन्होंने जो अभी जो बनाया एकल संक्रमणीय विधि, देख कितना क्लिष्ट है, या हमें लग रहा है, और समानुपातिक प्रतिनिधित्व, ठीक है, ठीक है, लेकिन भाषा भाषा होती है, कोई भाषा कम नहीं होता है। अब इसका जो व्याख्या है, नहीं आप याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं लिखने की। आर्टिकल 44 नहीं 54 और 55 इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया बताई गई है, ठीक है। ये सब हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि एग्जाम में आपको, चूंकि प्रीलिम्स भी एग्जामिनेशन देना है और मेंस भी देना है, तो आपको आसानी होगी। दूसरी बात, अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि साहब ये इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबली को और यूनियन टेरिटरी को क्यों शामिल किया गया है राष्ट्रपति के चुनाव में। तो आपको बता दूं, वो इसीलिए शामिल किया गया ताकि ये ऐसा लगे कि राष्ट्रपति जो है वो केंद्र का ही प्रतिनिधि नहीं है बल्कि वो राज्यों का भी प्रतिनिधि है। और चूंकि हमारे हिंदुस्तान में एक फेडरल राज्य की एक संघात्मक व्यवस्था की गई है जहां पर कि केंद्र और राज्य सरकारें काम कर रही हैं और उनके जो कार्य जो हैं वो अलग अलग डिवाइडेड हैं, तो इसीलिए राष्ट्रपति के चुनाव में एमएलएस की भूमिका को भी समाहित किया गया है, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति का जब महाभियोग होगा तो उसमें राज्यों की कोई भूमिका नहीं दी गई है, आइदर बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट की भूमिका दी गई है, ठीक है, क्लियर है। अब दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसमें वोटों का आवंटन किया गया है। जैसे उसके लिए फार्मूला है कि एक विधायक के टोटल उसका मूल्य क्या होगा, एक विधायक का वोट का मूल्य क्या होगा। मान लीजिए कि एक सिक्किम गणराज्य है, सॉरी सिक्किम स्टेट है, सिक्किम है कि नहीं स्टेट, उसकी राजधानी कहाँ है। हाँ, उसमें विधानसभा में उस सदस्यों की संख्या कितनी है, 40। ऐसा है कि आपको ये सब मालूम होना चाहिए कि किस स्टेट का कितना प्रतिनिधित्व है, एमएलए की संख्या कितनी है, लोकसभा के सदस्य की संख्या कितनी है, राज्यसभा के सदस्य की संख्या कितनी है, यूपी विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, क्योंकि सबसे बड़ा स्टेट है। तो ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि सिक्किम है, सिक्किम में सदस्यों की संख्या कितनी है, मान लीजिए 40 है, 40 तो है, मान लीजिए क्या 40 है, और सिक्किम का पॉपुलेशन है 20 लाख, बहुत छोटा स्टेट है, 20 लाख हो गया। अब इसमें 40 से भाग देंगे, ठीक है, और इसको फिर डिवाइड करेंगे 1000 से, तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, पलट जाएगा। अब इसको काटो, 3 1 4, अब 4 रह गया ना, तो इसमें 200 को भाग देंगे 4 से, तो कितना होगा, 4 5 20, 50, ठीक है। तो एक एमएलए के वोट की कीमत कितना हो गया, 50 हो गया कीमत। तो सिक्किम के टोटल एमएलए के वोट की संख्या कितनी हो गई, 50 को 40 से गुना करेंगे, मतलब 5 का 20, मतलब 2000, समझे। इसी तरह से मैंने एक वानगी प्रस्तुत किया आपके सामने में, उसी तरह से हर एक राज्य के एमएलए के वोट अलग अलग होते हैं, उनका जो मूल्य होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। और जैसे यूपी है, तो आपको पता है कि यूपी का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, 22 करोड़ के लगभग है।
अच्छा, ये जो जनसंख्या का जो निर्धारण है, जो चुनाव होता है, अभी 1971 के जनगणना के हिसाब से होता है। ये 1926 तक चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। अभी 2011 में जनगणना हुआ ना, उसका कोई अभी इसमें चुनाव में महत्व नहीं है। अब इसके बाद जो जनगणना होगा 21 में, तो 26 तक जो है उसको मतलब फ्रीज किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखा जाएगा, फिर संसद में पार्लियामेंट करेगी। अभी ये 1971 के जनगणना के हिसाब से हम पॉपुलेशन लेंगे, ठीक है। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि एक एमएलए का वोट का कीमत सिक्किम में कितना है, 2000। उसी तरह से अगर बिहार का आप लेंगे तो उसका एमएलए का कीमत अलग होगा। अब जैसे एमपी है, एमपी के कितने एमएलए हैं बताइए, क्या है, 230, सही बोल रहे हो। अब उसका पॉपुलेशन मान लो 7 करोड़ है। 1971 के जनगणना के हिसाब से 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं 5 करोड़, ये 5 करोड़ है। अब इसमें 230 से भाग देंगे, फिर इसको क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे तो पलट जाएगा, तो 1000 यहाँ हो जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये कट गया। अब रह गया 23। अब 23 में ये रह गया कितना, 5000। 5000 को भाग देंगे 23 से, कितना होगा, 23 दूनी 46, रह गया 4 0 0, ये हो गया 17, फिर इस पर 0 उतर गया, 20 पंचे 60, 23 को 20 70 4 से, 20 8 60 से हैं, 7 से करेंगे, ठीक है। तो 7 या 21 के, एक हाथ वाला 2, और 7 दूनी 14 और 2 16, ठीक है। अब कितना उतरा, 9। 9 में से 9 पर 0 देंगे, यहाँ हो जाएगा दशमलव। तो 23 तिया 66, 23 चौका 20 चौका 80, और 4 तिया 12, ज़्यादा हो गया तो हो जाएगा 3, तो ये हो गया 69, ठीक है। अब ये क्या है, एक एमएलए के वोट की कीमत कितना मिला, 217.3, ठीक है। तो 217.3 अगर मिला, तो चूंकि दशमलव के बाद में अगर 5 या 5 से अधिक होता तो हम क्या करते, 217 में 1 जोड़ देते। लेकिन अभी चूंकि 5 या 5 से कम है तो हम 0.3 को उड़ा देंगे, तो वोट का कीमत कितना हो गया, 200, ठीक है। एक एमएलए के, एमपी के एमएलए के वोट की कीमत कितनी हो गई, 217। तो 217 हो गया दोस्तों एमपी के विधानसभा के एमएलए का, एक एमएलए का। अब 230 है, तो 217 को 230 से गुना करेंगे, तो टोटल जो प्राप्तांक हो जाएगा वो हो जाएगा द वैल्यू ऑफ द वोट्स ऑफ ऑल एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश। अब इस तरह से दोस्तों हम क्या करेंगे, सारे हिंदुस्तान के एमएलए के वोट को जोड़ेंगे, ठीक है, ठीक है। तो एमपी का जो एक एमपी के टोटल नंबर ऑफ एमपीज, अब इसका ये तो एमएलए का वोट का हो गया, हर राज्य के एमएलए के वोट की कीमत को जोड़ते हुए सारे राज्य और केंद्र प्रशासित क्षेत्र, ये टोटल वोट्स ऑफ, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज एंड एमएलएज, केवल लिख दो, एमएलएज ऑफ स्टेट्स एंड यूटी, माने केंद्र प्रशासित क्षेत्र, ठीक है। अब एमपी के वोट का कीमत कैसे निकलेगा, एमपी के वोट का कीमत कैसे निकलेगा,
टोटल, इसका टोटल वोट्स ऑफ एन एमपी बताएं। मतलब जो हमने टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलए यानी स्टेट यूटी बताया, अब इसमें वोटेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड इक्वल टू हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज ऑफ राज्यसभा लोकसभा। ठीक है, अब इससे टोटल वोट्स ऑफ एन एमपी का ये कीमत निकल जाएगा। और आपको मालूम है ना कि लोकसभा के सदस्य संख्या कितने हैं, वो बदलते रहते हैं, कभी 2-4 डिफरेंसेज होते रहते हैं। ठीक है, तो अभी जो वर्तमान में स्थिति है, मान लो 776 है। आपको मालूम है ना कि राज्यसभा के अधिकतम सदस्य संख्या कितने हो सकते हैं, 250। उसमें 12 जो है नॉमिनेटेड मेंबर रहते हैं, तो रह गया कितना, 238। उस समय में जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा होगा तो हो सकता है बहुत सारी सीट खाली हो। तो मान लीजिए 232 है, 6 सीट खाली है। उसी तरह से लोकसभा में ये हो सकता है कि बहुत सारे सदस्य मर गए हों, या उनका सीट खाली हो गया हो, या उन्होंने रिजाइन कर दिया हो। अधिकतम लोकसभा में सदस्य संख्या कितनी रह सकती है, 550। तो उसमें उस जिस तारीख को ये चुनाव हो रहा है, हो सकता है कि 8 सीट खाली हो। तो उस समय में जो वास्तविक जो सदस्य संख्या है वो 542 होगा या 544 होगा। तो 544 हैं, अब मैं कभी रह भी सकता है, ऐसा नहीं है कि क्यों, ऐसा थोड़े है कि नहीं रह सकता है। मैं देखिए, अब जो है ये आफत आसमानी है, मृत्यु पर जन्म पर किसी का बस तो है नहीं। इसलिए आपने देखा होगा कि देश में अलग अलग जगह उपचुनाव होते रहते हैं। मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बताया था कि केवल 282 लोगों ने दस्तखत किए उस पर। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं था कि 282 थे, 294 मेंबर थे। अब 12 मेंबर कहाँ गए, या तो कहीं विदेश चले गए होंगे, या एक्सपायर कर गए होंगे, या लाचार हो गए होंगे। इट मे बी पॉसिबल। तो टोटल वोट्स ऑफ एन एमपी, इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलए ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। ठीक है, इससे आपका एक एमपी का वोट का कीमत निकल जाएगा। अब अगर टोटल एमपी के वोट का निकालना होगा तो उसके बाद क्या करेंगे, उसमें 776 से जो टोटल हमारा हुआ है उससे उसको गुणित कर देंगे, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा टोटल वोट्स ऑफ ऑल एमपीज। अब कायदा ये है कि टोटल वोट्स, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल एमपीज और टोटल वैल्यू ऑफ ऑल एमएलएज ये लगभग बराबर होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा कम बेसी हो सकता है, लेकिन एज फार एज प्रैक्टिकल ये बराबर होना चाहिए। यही है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिद्धांत। ठीक है, इसमें ये भागीदारी सुनिश्चित किया गया है कि हर एमएलए एमपी उसके वोट की कीमत हो। ये नहीं हो कि किसी को एक वोट ज़्यादा मिल गया, जैसे अभी लोकसभा में एमपी का चुनाव होता है तो कोई किसी, मान लो आप 2 लोग खड़े हैं और उनको एक वोट ज़्यादा मिल गया तो जीत गए। तो अब यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा सिस्टम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक एक वोट की कीमत है, और एकल संक्रमणीय पद्धति जो हम बताएंगे अभी आपको आगे, उसका भी आप देखेंगे कि किस प्रकार से एक एक एमएलए एक एक एमपी के वोट की कीमत है। ठीक है, अब मान लीजिए कि लोकसभा के, मैंने लोकसभा नहीं, मान लीजिए संसद सदस्यों के टोटल वोट की कीमत 5.5 लाख है, और असेंबली के जो मेंबर हैं, मैंने एमएलएज, उनके भी वोट की कीमत 5,10,000 है। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 10,50,000 हुआ ना। ये हुआ 5,50,000
5 लाख टोटल वोट जो है वो एमपीज के हैं और 5,10,000 सभी असेंबली के मेंबरों के कुल वोट की कीमत है। ठीक है, कितना हो गया? तो दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? 10,50,000। 10,10,000 क्या बोलते हैं? 10,10,000। 10,10,000 ये कीमत हुआ। ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एमपीज एंड एमएलएज, इसकी कीमत जो हुआ हिंदुस्तान में उस तारीख को जब चुनाव हो रहा है वो इतना हुआ। अब दोस्तों मान लीजिए ए बी सी डी 4 लोग राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़े हुए। ठीक है, अब ए बी सी डी, ए बी सी डी ये 4 कैंडिडेट हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़े हो रहे हैं और वोट कितना है? 10,10,000। अब दोस्तों इसमें से इसको 2 से भाग देंगे, क्या होगा? हैं 5,05,000। 5,05,000 वोट मिलना चाहिए। एक कैंडिडेट को 5,05,000 प्लस वन माने 5 लाख इतना वोट यदि जिसको मिलेगा वो निर्वाचित माना जाएगा। समझ रहे आप लोग? दिमाग में घुस रहा है कि नहीं कि केवल मैं भाषण कर रहा हूं? हैं? अच्छा, मान लीजिए कि ए को 3 लाख वोट मिले, 3 लाख, और बी को 1 लाख वोट मिला, सी को टोटल कितना है? 5,05,000 इतना होना चाहिए ना। तो 3 1 4 और मान लो इसको 75,000 वोट मिला और इसको 25,000 वोट मिला। हालांकि इसमें बहुत सारे वोट इनवैलिड भी होते हैं। मान लेते हैं कि इनवैलिड एक भी वोट नहीं हुआ। ठीक है, हालांकि आप जानते हैं कि चुनाव जब होती है, एक बात और बता दूं मैं आपको, जो प्रेसिडेंट के चुनाव में जो होता है वो सेक्रेट बैलेट के द्वारा होता है। ठीक है, दूसरा इसमें एंटी डिफेक्शन बिल लागू नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर एंटी डिफेक्शन बिल में क्या होता है, एक्ट में क्या है, 52वां संशोधन जो है कि संबंधित पार्टी के व्हिप जारी किए जाते, सचेतक के द्वारा व्हिप जारी किया जाता है कि आपको इसमें वोट डालना है। अगर वो एमएलए या एमपी वोट उसमें नहीं डाल करके अपने मनमर्जी का करता है तो ऐसी स्थिति में उससे एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा, और इन दैट सिचुएशन अगर युक्त एक्सप्लेनेशन या स्पष्टीकरण नहीं हुआ तो उसको पार्टी से उसकी पार्टी सदस्यता खत्म हो सकती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? सदस्यता खत्म हो जाएगी जी, सस्पेंड नहीं, सदस्यता खत्म हो जाएगी। अब यहाँ क्या है, यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लागू कानून नहीं लागू है राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, ये क्लियर है। अब दोस्तों 3 लाख, किस बी को 1 लाख, इसको सी को 75,000 और डी को 25,000 वोट मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि डी को सबसे कम वोट मिला। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे जो बैलेट बॉक्स जो होता है उसमें प्रेफरेंस रहता है। प्रेफरेंस मतलब यदि 4 कैंडिडेट खड़े हैं और मैं वोट डालने वाला हूं तो फर्स्ट प्रेफरेंस मैंने ए को दिया, सेकंड मैंने बी को दिया, थर्ड मैंने सी को दिया और डी मैंने फोर्थ को दिया। फोर्थ हमारा प्रेफरेंस है। ये थोड़ा जटिल प्रक्रिया है। अब इसके लिए मैं सिंपल शॉर्टकट करते हुए ये कहना चाहता हूं कि जब 25,000 जो सबसे जो लास्ट में जो वोट मिला है, ठीक है, वो वोट बराबर तीनों में हम बांट देंगे
और डी को इलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो 25,000 को 3 से भाग देंगे तो कितना होगा? 8 त्रिक 24, 8,933। ठीक है, अब 8,933 ये तीनों में जोड़ देंगे, 8,333, फिर 8,333 और फिर 8,333, ये तीनों का जोड़ होगा। अब इसमें क्या हम देखते हैं कि ये तो डी तो एलिमिनेट हो गया। अब हम देखते हैं कि तीनों में से सबसे कम किसको वोट मिला है? सी को। तो सी का जो वोट है वो हम क्या करेंगे, ये दोनों का सी को अब टोटल वोट कितना मिला? 75 और 8 83,000। अब 83,000 को इतना गुना भाग कौन करेगा? 83,000 को आप 2 जगह उसको बांटेंगे तो लगभग जो है ना आपको 41, 42 में 84, 41,000 मान लो, सारे 41,000 वोट जो है ना दोनों में बांट देंगे। ठीक है, इसको एलिमिनेट कर देंगे। अब क्या हम देखते हैं कि 3 लाख प्लस 41,500 है, तो 3,49,835 और वोट कितना चाहिए? इसका मतलब क्या हुआ? नहीं हुआ है, बहुमत प्राप्त नहीं हुआ इससे। तो अब सेकंड प्रेफरेंस को, फर्स्ट प्रेफरेंस में तो हुआ ही नहीं, तो अब क्या होगा? सेकंड प्रेफरेंस के वोट को हम लेंगे जो अभी हम यहां काउंट नहीं किए हैं। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस के आधार पर हम तय करेंगे कि किसको कितना वोट मिल रहा है और तब हम देखेंगे कि क्या किसी को 5,05,000 वोट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर सेकंड प्रेफरेंस में भी नहीं मिलेगा तो फिर हम थर्ड प्रेफरेंस में जाएंगे। ठीक है, अभी जो हमने आपको जो वो हटाया वो केवल फर्स्ट प्रेफरेंस को हटाया है। ठीक है, अभी सेकंड प्रेफरेंस और थर्ड प्रेफरेंस की गणना हमने नहीं किया है। ठीक है, तो कहने का आशा यह है कि एक बहुत ही लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, और जब तक किसी को 5,05,001 वोट नहीं मिल जाता तब तक वो राष्ट्रपति के लिए चुनाव नहीं हो सकता। ठीक है, जब हमने ये इलेक्शन का पद्धति बताया तो 2 चीज के बारे में, एक इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग जिसको महाभियोग बोलते हैं, और दूसरा जो है वाई प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली मतलब परोक्ष रीति से राष्ट्रपति का चुनाव क्यों होता है? वाई प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, अप्रत्यक्ष जिसको बोलेंगे, अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव क्यों होता है? संविधान सभा के सदस्यों ने यह पद्धति क्यों अपनाया? परोक्ष रूप से प्रेसिडेंट का चुनाव क्यों होता है? तो आप जैसा कि आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो हमारे सारे सदस्य थे उन्होंने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की स्थापना किया, माने संसदीय प्रणाली का। समझ रहे हो तुम? संसदीय प्रणाली की स्थापना। संसदीय प्रणाली क्या होता है? एक कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। उन्होंने इंग्लैंड का नकल किया। ठीक है, और वहां पर जो हेड होता है प्रेसिडेंट या क्वीन, जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, वो क्या होता है? नॉमिनल हेड होता है, फिगर हेड होता है, उसके पास सत्ता नहीं होती है। तो अगर मान लीजिए कि उसको डायरेक्ट चुनाव किया जाता प्रेसिडेंट का तो क्या होता? वो शक्तिशाली हो जाता, वो अपना पावर को मोबिलाइज करने लगता, और उस स्थिति में क्या होता? प्राइम मिनिस्टर का जो अधिकार है और जो कैबिनेट है उसके ताकत कमजोर हो जाते। दूसरा, दोनों में झंझट होने की संभावना ज्यादा होती। ठीक है, तो इससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया? अप्रत्यक्ष चुनाव का सहारा लिया। दूसरा, अप्रत्यक्ष चुनाव और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का फायदा यह हुआ कि इसमें स्टेट असेंबली के सदस्य मतलब एमएलए को भी भागीदारी सुनिश्चित किया गया। जो केंद्र प्रशासित क्षेत्र के एमएलए थे उनकी भी भागीदारी सुनिश्चित किया गया, ये दिखाने के लिए कि राष्ट्रपति जो है वो किसी एक व्यक्ति विशेष का, एक पार्टी का प्रतिनिधि नहीं है। ये जो है वो पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, मणिपुर से लेकर के केरल तक का।
और सभी लोग उसमें वोट डालते हैं। ठीक है, ये दो पॉइंट है जो कि अगर हम डायरेक्ट चुनाव करते तो ये हमें फायदा नहीं मिलता। उसमें ऐसा होता कि मान लीजिए आज की तारीख में बीजेपी की गवर्नमेंट है, बहुत सारे राज्यों में उसकी सत्ता है, तो वो क्या करता, आसानी से अपने कैंडिडेट को राष्ट्रपति बना सकता था। अभी क्या हो रहा है, अभी अगर केंद्र में कोई भी पार्टी कितना भी ताकतवर हो, उसे राज्य का समर्थन लेना होगा, उसे तमिलनाडु जाना ही होगा, आंध्र प्रदेश के एमएलए के बीच में कन्वासिंग करना होगा। वहां ना तो बीजेपी का राज्य है ना कांग्रेस का है, तो वहां पर आपको कन्वास करना होगा। यह इसका महत्व। ठीक है, आप समझ गए मेरी बात को। अब लास्ट में प्रोसीजर ऑफ इंपीचमेंट। दोस्तों, इंपीचमेंट का प्रोसीजर क्या होता है महाभियोग का? देखिए, राष्ट्रपति को महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन उसके दो आधार हैं, तीसरा नहीं है। प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। अगर वो शारीरिक रूप से अक्षम हो गया है, बीमार हो गया है, चलने फिरने की स्थिति में वो नहीं है, तो इस स्थिति में क्या होगा, हटाया जा सकता है। मेंटली अनसाउंड हो गए हैं, कहीं भी दस्तखत कर देते हैं, ये भी होता है ना। और दूसरा प्रूव्ड मिसबिहेवियर, जिसमें कि उनके इसका मतलब क्या कि जो व्यवहार सिद्ध हो गया। अब ये छोटा मोटा कोई बात नहीं है जैसे आपको लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए राष्ट्रपति कैबिनेट के डिसीजन को मानने से इनकार कर देता है, या कैबिनेट सलाह करता है कि फलना अमुक को चीफ जस्टिस नियुक्त करिए, राष्ट्रपति ऐसे करने से इनकार कर देता है। इन दैट सिचुएशन व्हाट विल हैपन? राष्ट्रपति एक बार तो कंसिडरेशन करने के लिए कैबिनेट के पास भेज सकता है, लेकिन दोबारा वो नहीं कर सकता। लेकिन राष्ट्रपति मान लीजिए कि वो नहीं करे, बोले हमको नहीं करना है, हम 74 के उपबंध को नहीं मानते हैं आर्टिकल, तो दिस इज कॉल्ड प्रूव्ड मिसबिहेवियर। जो मैंने ये कहा आपको, आपका जो बिहेवियर है, जो आपका जो व्यवहार है, वो क्या है, दुर्व्यवहार में बदल गया है। कि जहां पर आप कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स के आधार पर काम नहीं कर पा रहे हैं, आप भत्ता बता रहे हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल ने जो आपको आदेश दिया हुआ है, क्योंकि नोबडी इज अबव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आपको यह ध्यान में रखना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारे देश में सुप्रीम है, सॉवरेन है। हमारे देश में ना तो पार्लियामेंट सॉवरेन है, ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सॉवरेन है। ब्रिटेन में सॉवरेन कौन है, सार्वभौम कौन है, पार्लियामेंट। वो केवल महिला को मर्द और मर्द को महिला नहीं बना सकता है, बाकी सब काम कर सकता है। ठीक है, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में जो सार्वभौम सत्ता है उस किसके पास में, संविधान के पास में। तो अगर कोई भी पदाधिकारी, उसमें राष्ट्रपति भी शामिल हैं, अगर संविधान के नियमों के हिसाब से काम नहीं करता है और जांच के बाद में यह सिद्ध कर दिया गया है कि हाँ ये जांच काम नहीं करते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रूव्ड मिसबिहेवियर। अगर राष्ट्रपति के खिलाफ कोई भी महाभियोग का प्रस्ताव आता है तो उस स्थिति में क्या होगा दोस्तों, अगर राज्यसभा में ओरिजिनेट करता है तो 50 सदस्य जो है प्रस्ताव तैयार करेगा, 50 राज्यसभा के सदस्य। ठीक है, अगर लोकसभा में, दोनों सदनों में से कहीं भी ओरिजिनेट कर सकता है। अगर लोकसभा से ओरिजिनेट करता है तो कम से कम 100 एमपी के दस्तखत चाहिए उस प्रस्ताव पर। नहीं, जो मैं बता रहा हूं उतनी सुनो। राज्यसभा में 50, अभी तो प्रस्ताव की बात कर रहा हूं, आप आगे क्यों बढ़ रहे हो। और लोकसभा में 100 प्रस्ताव। ऐसा नहीं होगा कि एक एमपी ने लिख दिया कि मैं राष्ट्रपति को हटाना चाहता हूं तो इससे नहीं हटता है, और न वो प्रपोजल मान्य होगा। 50, अगर राज्यसभा में आप महाभियोग प्रस्ताव राष्ट्रपति के खिलाफ में लाना चाहते हैं तो 50 एमपीज के दस्तखत चाहिए, और तब आपको उपराष्ट्रपति जो उसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उनके पास में प्रस्ताव पेश करना होगा। वहां पर चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद में 2/3 मेजोरिटी चाहिए पास, और 2/3 मेजोरिटी प्लस 2/3 बहुमत होना चाहिए, लेकिन प्लस टोटल मेंबर ऑफ द, माने
एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ द हाउस, मतलब 200, मान लो 225 सदस्य है, उसमें ये नहीं है कि उस समय में वास्तविक संख्या क्या है, ये ध्यान में रखना है तुम्हें। 250 है ना, तो 126 एमपी का समर्थन होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि साहब उसमें तो 242 एमपी है राज्यसभा में, नहीं, आपको 126 एमपी का समर्थन चाहिए और प्लस 2/3 मेजॉरिटी, दोनों का हिसाब किताब। 2/3 क्या होता है? 250 का 2/3 कितना होगा? 166 एमपीज। माना दोनों में भी कोई भी, आप समझ रहे हैं, दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा। 166 एमपी से कम नहीं होना चाहिए और प्लस 126 एमपी से भी कम नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होगा कि राज्यसभा में उस तारीख को जब जिस समय महाभियोग पर प्रस्ताव बहस हो रही है, तो यह भी हो सकता है, क्यों ये दोनों राइडर क्यों लगाया गया, उसका मैं व्याख्या प्रस्तुत कर रहा हूं। यह भी हो सकता है कि 240 मेंबर ना बैठे हों, वहां पर मात्र 150 सदस्य बैठे हों, और आपने क्या किया, 2/3 कितना हो जाएगा? 150 का अगर 2/3 करेंगे तो कितना होगा? 100 आ जाएगा। आपने क्या किया, 100 एमपी खड़े हो गए और बोले कि हटाओ हटाओ हटाओ, और आपका प्रस्ताव पारित हो गया। तो उसी चीज से बच, हालांकि 2/3 तो हो रहा है, समझ रहे आप? तो इसीलिए उन्होंने दोनों पॉइंट लगा दिए हैं इसमें, कंडीशन, और बहुत हार्ड बना दिया है कि आपका जो मेजॉरिटी होना चाहिए वो 166 होना चाहिए और नॉट लेस देन 126। दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होगा तभी जाकर के वो प्रस्ताव पास होगा। इसी प्रस्ताव पास होने के बाद में फिर वो मोशन ऑफ इम्पीचमेंट लोकसभा में जाएगा, और लोकसभा में जो टोटल सदस्य संख्या आपको 550 मैंने बताया, उसका 2/3 और प्लस स्पेशल मेजॉरिटी 550 का स्पेशल बहुमत कितना होगा? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 550 को आधा करो, 225 प्लस 1, ठीक है ना, 226 एमपीज का कम से कम वोट होना, मैंने समर्थन होना चाहिए, और प्लस 2/3, वो दोनों जोड़ो। इस तरह से अगर लोकसभा में भी ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उसके बाद में उसी दिन, राइट फ्रॉम द डे, द प्रेसिडेंट स्टैंड रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस। आप समझ गए? अब वो प्रस्ताव प्रेसिडेंट के पास नहीं जाएगा कि मैं आपको बर्खास्त कर रहा हूं, ये ध्यान रखिए, जो जैसे बाकी बिल में जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने काफ़ी समय लिया आपका। आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, यू कैन आस्क क्वेश्चन। नाउ आई एम वाइंडिंग अप माय लेक्चर। थैंक यू।